हाँ, तो मुद्रा का बड़े पैमाने पर उद्योग, यानी कह रहा है कि अगर आपके पास अधिक पैसा है तो आप आसानी से कहीं भी उद्योग धंधा लगा सकते हैं और अच्छा से अच्छा इनकम आप कमा सकते हैं, किंतु ये मुद्रा के बिना क्या होगा, अधूरा होगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगला कह रहा है मुद्रा की आर्थिक प्रगति, यानी अगर किसी देश के पास अत्यधिक पैसा है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है, राष्ट्रीय आय अधिक है, तो वो देश सुखी, संपन्न और प्रगतिशील या विकसित माना जाता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, पिछले अध्याय में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, तो आप लोग भली भांति जानते हैं। तो अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वो अधिक सुखी संपन्न देश माना जाता है, राष्ट्रीय आय अधिक है तो सुखी संपन्न देश माना जाता है, किंतु जहां प्रति व्यक्ति आय कम है वो गरीब माना जाता है। तो कहीं ना कहीं देश की, राष्ट्र की प्रगति मुद्रा से ही निर्धारित होती है, कितना मुद्रा है और कितना उसका संसाधन है। अगला है मुद्रा का सामाजिक कल्याण। मुद्रा द्वारा कर रहा है किसी भी देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की माप की जाती है, यानी मुद्रा के ही माध्यम से क्या होता है, राष्ट्र की आय मापी जाती है, कितना प्रति व्यक्ति आय है, कितना राष्ट्रीय आय है। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है तो वो देश अग्रणीय देशों में माना जाता है, यानी विकसित देशों में माना जाता है। अगर किसी के यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, राष्ट्रीय आय कम है, तो वो देश गरीब माना जाता है, यानी वो प्रगतिशील माना जाता है या गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। कह रहा है कि मुद्रा का उपयोग से बहुत सारे लाभ होते हैं, आम जीवन में भी हम इसका काफी महत्व देखते हैं। जैसे कह रहा है कि मजदूर, डॉक्टर, किसान, प्रोफेसर, इंजीनियर, दार्शनिक, राजनीतिक शास्त्री, समाजशास्त्री से लेकर साधु संत को भी पैसे की आवश्यकता, मुद्रा की आवश्यकता अपने जीवन को संचालन करने के लिए पड़ती है। यानी क्या है, मुद्रा हमारे जीवन में एक सेवक के भांति काम करता है, एक नौकर के भांति काम करता है। अगर सेवक ना हो तो हमें बहुत परेशानियां होती है। कहीं मेरे मानने से, मेरे पर्सनल थॉट ऐसी है कि कहीं सेवक से कई गुना ज्यादा, यानी बॉडी में एक प्राण के भांति काम करता है मुद्रा। अगर मुद्रा नहीं है तो फिर आपका जीवन अधूरा है, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो ये था मुद्रा का सामाजिक कल्याण। इसी के साथ आपके मुद्रा के जो 10 लाभ हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया। आप लोग इसको जरूर ध्यान पूर्वक देखिएगा, अपने बुक में भी देख लीजिएगा, ठीक है। अपने साथ बुक जरूर रखिए, कॉपी जरूर रखिए, पेन जरूर रखिए। जो पॉइंट आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको नोट जरूर कर ले या बुक में अंडरलाइन जरूर कर ले। अब आगे आपका है बचत क्या है, व्हाट इज सेविंग। सेविंग क्या है, बचत क्या है। तो मैंने पहले ही क्लास में जब स्टार्ट किया था, क्लास मैंने पिछले क्लास में आपका तो बताया था कि बचत क्या है, मुद्रा क्या है और साख क्या है। बचत का तात्पर्य होता है कि जो आपने अपने शारीरिक, आर्थिक तरीके से या मानसिक तरीके से जो आपने पैसा कमाया, जो आपने शारीरिक, मानसिक तरीके से पैसा कमाया, वो पैसा में से जो आपकी खर्च है, खर्च को निकाल दिया जाए तो जो वैल्यू बच जाता है वही आपका बचत कहलाता है। देखिए हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि समाज में कुल आय एवं वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च किए जाते हैं। यानी कह रहा है कि समाज के कुल जो आय है वो क्या होते हैं, हम लोग वस्तु या सेवा पे खर्च करते हैं। वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। कह रहा है कि एक चालू वस्तुएं हैं और एक क्या है, मतलब तक्षशी, एक टिकाऊ वस्तु होती है और एक चालू वस्तु होती है। चालू वस्तु कहने का मतलब है कि जो आया और तुरंत आपके पास चला गया, और टिकाऊ कहने का मतलब है कि वो कुछ समय तक आपके पास रहे। जैसे कि पैसा, ये चालू वस्तु में आती है। अभी आपके पास लाखों करोड़ों होंगे, हो सकता है कि अगले पल आपके पास नहीं होंगे। जैसे जमीन हो गया, घर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, ये सब टिकाऊ वस्तु में है। यानी हो सकता है कि चला जाए या बेच दें हम या नष्ट हो जाए, किंतु इतना जल्दी नहीं हो सकता है। यानी वो आपका कुछ समय आपके पास रहेगा, लेकिन पैसा कब चला जाए, कब आ जाए आपके पास, ये कोई नहीं जानता है। तो देखिए इसी में कह रहा है कि चालू वस्तु जो क्षणिक होता है, तत्काल होता है, यानी तुरंत में समाप्त हो जाता है। और टिकाऊ वस्तुएं जो लंबे समय तक आप उसके उत्पादन का प्रयोग करें, उसको कार्य में आप ला सकते हैं, उसे टिकाऊ वस्तु कहते हैं। अब देखिए बचत क्या है, आपके बुक के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कुल कमाई गई आय, यानी जितनी आप आय कमाते हैं और उसमें से जो आप अपने दैनिक जीवन में खर्च कर देते हैं, और खर्च को घटाने के बाद कुल आय में से जो खर्च हम घटा लेते हैं, घिसाव मतलब होता है घटाओ, ठीक है। तो जो घटा लेते हैं उससे जो बचता है वैल्यू, उसी वैल्यू को हम बचत कहते हैं या सेविंग कहते हैं। यानी आय तथा उपभोक्ता को ही क्या कहते के अंतर को ही क्या कहते हैं, बचत। यानी आय मतलब इनकम और उपभोक्ता मतलब जो उपभोग कर गए, जो खत्म हो गया, जो खा गए, उसमें से जो घटा लिए, अंतर कर लिए, वही कहलाता है बचत आपका।
इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, कह रहा है कि बचत बराबर इनकम माइनस, यानी जो बचत माइनस खर्च, यानी आप जितना इनकम किए उसमें से आपने जो खर्च किया उसको घटा दीजिएगा तो वही आपकी बचत कहलाएगी। ठीक है, यानी बचत भी दो प्रकार के होते हैं। बचत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं बचत। पहला कह रहा है नगद बचत और दूसरा कह रहा है वस्तु संचय बचत। यानी बचत दो प्रकार के होते हैं, नगद बचत और एक वस्तु संचय बचत। जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं आपने किसी वस्तु को 50 रुपया में खरीदा और उसको आपने 30 रुपया में बेच दिया, जो आपके पास बचा वो 20 रुपया बचा, ये नगद बचत हो गया। और वस्तु बचत क्या होती है? जैसे कि आपने किसी खेत में, एक कट्ठे खेत में आपने 5 केजी अनाज बोया और उससे आपको 40 केजी अनाज उत्पन्न हुआ, तो उस स्थिति में जो आपका 39 केजी या जो आपका 35 केजी, 5 केजी अगर आपने बोया है तो 35 केजी जो बचता है वो आपका क्या होता है? बचत होता है। या जो आपने खाद बीज जो खर्च वगैरह निकाल दिया उसमें से माइनस कर दिया, वो जो बच जाएगा वही आपकी बचत कहलाएगी। यानी जितना वैल्यू आपने लगाया और जो खर्च को उसमें से काट दिया, उसी वही जो बचा जो क्या हो गया? आपका बचत हो गया। तो ये है आपकी क्या बचत हो जाएगी? ये आपका वस्तु संचय बचत हो जाएगी। और नगद बचत डायरेक्ट आपका पैसा जो बच जाएगा वो नगद बचत में आ जाएगा। क्राउथर ने कहा है, जो क्राउथर जो अर्थशास्त्री के बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था, तो क्राउथर ने कहा है कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वो भाग है जो वस्तुओं को व्यय करने के बाद बचती है। यानी क्राउथर ने कहा है, क्राउथर अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वो भाग, यानी किसी वस्तु का बचत वही होगा, किसी व्यक्ति का बचत जो उसका आय यानी इनकम में से जो उपभोग की गई वस्तु को घटा देने पर जो बच जाता है वही बचत है। पहले से मैंने यही बताया है कि जो हम लोग इनकम करते हैं उसमें से जो हम उपभोग करते हैं, यानी जो खा जाते हैं, जो खर्च हो जाता है, उसको घटा देने पर जो बच जाता है वही आपकी बचत कहलाती है। तो यही है बचत। अब कह रहा है कि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में स्वामित्व और विकास के लिए बचत का विनिमय एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आगे देखते हैं साख है। साख क्या है? तो साख का मतलब होता है विश्वास और भरोसा। क्या होता है? विश्वास और भरोसा। यानी व्यक्ति जिस पर विश्वास करता है, जिस पर भरोसा करता है, उसे इंसान क्या करता है? कुछ दे देता है ऐसे ही बिना कोई कागजी कार्रवाई किए हुए, ताकि हमें वो पुनः वापस दे देगा। ये भरोसा का ही कारण होता है, उधार जिसको हम लोग बोलते हैं। कह रहा है कि साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान पूरा किया जाता है। ये प्रोफेसर जीड का कहना है। प्रोफेसर जीड थे, उन्होंने कहा था कि साख एक ऐसा विनिमय है जो कुछ समय के लिए हम किसी को उधार देते हैं और बाद में उसका भुगतान हमें मिल जाता है। साख दो प्रकार के होता है, एक ऋणदाता होता है और एक ऋणी होता है। ऋणदाता क्या होता है? तो ऋणदाता कह रहा है कि कुछ वस्तुएं और धन उधार देते हैं जो तत्कालिक भुगतान से प्राप्त नहीं होता है। यानी ऋणदाता उसे कहेंगे जो दे दिए किसी को हम, लेकिन तुरंत वो भुगतान नहीं कर पाया, कुछ लंबे समय के बाद वो हमें कर्ज के रूप में वापस किया, उसे ऋणदाता कहते हैं। ऋणी का मतलब क्या होता है? ऋणी का मतलब होता है कि हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु उधार दे दिया और कुछ समय बाद वो क्या कर दिया, हमें तुरंत वापस कर देता है, वो ऋणी रहेगा। कराए कि चूंकि साख का आधार ही ऋण या ऋणी जो है वो भरोसा और विश्वास है। यानी साख का मतलब ही है भरोसा और विश्वास है, तो हम किसी को ऋण देते हैं, अन्यथा हम किसी को नहीं देते हैं। अब देखिए साख के भी कुछ कुछ आधार दिए हुए हैं। साख के आधार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि साख के क्या क्या आधार हैं। तो साख के प्रमुख आधार हैं 5, यानी साख मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विश्वास, दूसरा होता है चरित्र, तीसरा होता है चुकाने की क्षमता, चौथा होता है पूंजी और संपत्ति, और पांचवा होता है ऋण की अवधि। तो पहला हम लोग देखते हैं विश्वास, यानी साख में विश्वास के आधार पर ही हम किसी व्यक्ति को कोई सामान ऋण के रूप में उधार देने को तैयार होते हैं। अगर ये विश्वास नहीं होता कि वो हमें लौटाएगा, तब पुनः हम उसको सामान नहीं देते हैं। दूसरा है चरित्र, यानी ऋणी के बारे में, ऋण देने से पहले, यानी जिसको हम कर्ज देते हैं उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि वो किस कैटेगरी का है, वो क्या हमारा पैसा वापस हमें करेगा या वो फिर हमारा पैसा वापस नहीं करेगा, वो डिफॉल्टर है कि नहीं है। अगर वो अच्छे चरित्र का है तो हम उसे क्या करते हैं, ऋण दे देते हैं। तो ऋण देने से पहले जरूर जानते हैं। चुकाने की क्षमता, अगर हम किसी को ऋण दे रहे हैं तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वो व्यक्ति हमारे पैसा को चुका पाएगा या नहीं पाएगा। अगर मान ली किसी ने मुझसे 1 लाख रुपया लिया और उसके पास कुछ भी नहीं है, तो हम 1 लाख रुपया क्यों दें? क्योंकि हमें पता है कोई चुका नहीं सकता है, तो फिर तो मेरा पैसा फंस जाएगा।
इसलिए देने से पहले उसका हम लोग देख लेते हैं कि उसकी क्षमता कितनी है, चुका पाएगा या नहीं।